दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हां, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक में 6 ऐसे सबक बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे। जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको वे पुअर डैड कहते हैं, और जिन्होंने उनको अमीरी के गुर सिखाए उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। और उनके दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा, जबकि दूसरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। और मरने पर उसके परिवार को, चर्च को और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत देकर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों डैडियों की पैसे के बारे में सोच अलग अलग थी। वो कैसे? चलो देखते हैं। पढ़े लिखे डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर डैडी के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और यह पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको वही 6 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा जिनकी बदौलत रॉबर्ट के डैडी अमीर बन गए और रॉबर्ट भी। तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी रैट रेस में फंस जाता है और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता। अब रैट रेस होता क्या है, पहले हमें यही समझना पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को नौकरी मिलती है तो वो तुरंत अगले महीने से ही अपने लिए कुछ नई नई चीज खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। वह अपने लिए महंगी महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और बढ़िया सी कार। और फिर शुरू हो जाता है ईएमआई का ट्रैप। ऐसे ईएमआई जो सालों साल तक देने पड़ते हैं, जिससे वह बाहर कभी नहीं निकल पाता।
उसे हर महीने अपने EMI देने होते हैं। अगर वह 1 महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वह कैसे अपने EMI भर पाएगा और कैसे अपना कर्ज उतर पाएगा। कहीं बैंक वाले उसकी कार उठाकर ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है और शाम को वापस लौटता है, और महीना पूरा होने पर अपना पगार लेता है और EMI भर देता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है और इस लंबे ट्रैप में वह इस कदर फंस जाता है कि इस ट्रैप से वह कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। इसे ही रॉबर्ट ने रैट रेस कहा है। अगर आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसे को आपके लिए काम करवाना पड़ेगा, तभी आप चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ ऐसा करता है कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। लेकिन कैसे, वो अब आने वाले कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आने वाले पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पैसे की समझ ही नहीं थी। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही पहला और आखिरी नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बेहद आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। तो संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है? संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। दोबारा से कान खोलकर फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सुरेश और रमेश दोनों को एक साथ ही नौकरी लग जाती है। कुछ समय बाद दोनों 10-10 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुरेश अपने लिए 10 लाख की कार खरीदता है क्योंकि उसे ऐशे आराम की जिंदगी जीना पसंद है, और रमेश 10 लाख की जमीन खरीदता है। शुरुआत में सुरेश बहुत खुश होता है कि वह कार में घूम रहा है और रमेश आज भी बस में धक्के खा रहा है। लेकिन 5 साल का समय बीतने के बाद रमेश के 10 लाख के प्लॉट की कीमत डबल मतलब 20 लाख हो जाती है और सुरेश के कार की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। सुरेश अपने प्लॉट को 20 लाख में बेच देता है और एक ऐसी नई प्रॉपर्टी ढूंढता है जहां मालिक अर्जेंट प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो। अर्जेंट बेचने के चक्कर में थोड़ा सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार होता है। रमेश को 25 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में ही मिल जाती है। रमेश वह प्रॉपर्टी खरीद लेता है, फिर से 5 साल तक अपने पास रखता है। 5 सालों के बाद वही प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच देता है। अब वह फिर से ऐसे मालिक की तलाश करता है जो अर्जेंसी में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। वह फिर से ऐसे मालिक को ढूंढने में कामयाब रहता है।
और 60 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख में ही खरीद